स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे ऑस्मोसिस इन एनिमल सेल्स। आपको पता है कि एनिमल सेल जो है उसकी ये खासियत है कि उसमें सेल मेम्ब्रेन तो होती है लेकिन कोई सेल वॉल नहीं होती। तो बेस्ट एग्जांपल जो एनिमल सेल्स की नॉर्मली जो ली जाती है वो है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जो है ये बेस्ट जो है हमारे पास एनिमल सेल की एग्जांपल है, जिसको कह लें लैब में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इजीली अवेलेबल है। ठीक है, मतलब आप आसानी से रेड ब्लड सेल जो है ना ये ले सकते हैं। और ये सेल्स जो है ना, ये रेड ब्लड सेल जो है ये सेपरेटेड सेल्स होते हैं। इंडिविजुअल सेल्स जो हैं ब्लड में ये सेपरेटेड फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए इनके ऊपर काम करना या इनको स्टडी करना विद रिस्पेक्ट टू ऑस्मोसिस जो है वो बहुत आसान है। तो ये एनिमल सेल की जो है वो एक हमारे पास एग्जांपल है। हम क्या करते हैं, हम रेड ब्लड सेल्स को इस तरीके से हम 3 कंटेनर्स लेते हैं। ठीक है, 1 2 3। इन कंटेनर्स के अंदर जो लेट सपोज इनके नाम दे देते हैं, कंटेनर ए, कंटेनर बी एंड कंटेनर सी। तो ये 3 कंटेनर्स हैं। इन तीनों कंटेनर्स में हमारे पास जो है वो डिफरेंट कंसंट्रेशंस के जो है वो सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, लेट सपोज इस यहाँ जो कंटेनर ए में जो सॉल्यूशन है हमारे पास, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कह लें कि एज़ कम्पेयर टू द रेड ब्लड सेल, या सिंपली हम सेल की बात करें तो वो लो कंसंट्रेशन है। ठीक है, सो लो कंसंट्रेशन, LO लो कंसंट्रेशन। दूसरा हमारे पास जो कंटेनर बी है, इसमें जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल कंसंट्रेशन है, यानी सेल और दूसरे जो है वो एनवायरनमेंट की कंसंट्रेशन इक्वल कंसंट्रेशन है। जो कंटेनर 3 है इसमें हायर कंसंट्रेशन है। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन एज़ कम्पेयर टू द सेल। तो अब मैं यहाँ एक रेड ब्लड सेल जो है वो ड्रॉ करता हूँ। आपको पता है रेड ब्लड सेल की जो शेप है वो इस तरीके से बाय कॉनकेव शेप है। अगर आप उसको ऊपर से देखें तो वो आपको इस तरीके से नज़र आएगा, लेकिन अगर आप साइड व्यू देखें तो रेड ब्लड सेल्स आपको थोड़ा सा इस तरीके से बाय कॉनकेव शेप में नज़र आएगा। ठीक है, तो अब रेड ब्लड सेल जो है उसके अपने अंदर, सेल के अंदर जो उसका एनवायरनमेंट है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। एक और नाम भी है साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म की जो सॉल्यूट सॉल्वेंट कंसंट्रेशन है वो जो रेड ब्लड सेल के अंदर है वो फिक्स है, वो नहीं चेंज हो सकती। लेकिन हम जो है डिफरेंट जो कंटेनर्स ले रहे हैं, इनमें जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो वेरिंग डिग्री की है। ए में कुछ और है, बी में और सी में कुछ और है। अच्छा, मोर टेक्निकली अगर हम बात करें तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर कंसंट्रेशन जो है लो होती है एज़ कम्पेयर टू द सेल, उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। यहाँ मैं यहाँ साइड पर लिखता हूँ हाइपोटोनिक। जी, हाइपोटोनिक मीन लो कंसंट्रेशन। सिमिलरली जो हायर कंसंट्रेशन पे होता है उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मीन हायर कंसंट्रेशन। और ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन सेल की कंसंट्रेशन के बिल्कुल सेम होती है, इक्वल होती है, कंपैरेबल होती है, ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बोलते हैं, आइसोटोनिक। तो स्टूडेंट हमारे पास अब हम ज़रा देखते हैं। लेट सपोज पहले मैं ड्रॉ करता हूँ, दिस इज़ द रेड ब्लड सेल having biconcave shape, again red blood cell having biconcave shape. So in 3 containers I have taken 3 different 3 red blood cells. So 1 2 and 3. अब एक रेड ब्लड सेल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, बहुत छोटा है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने इनको थोड़ा बड़ा इनलार्ज करके ड्रॉ किया। तो स्टूडेंट आपने ये चीज़ अब समझनी है। तो देखें, ये भी रेड ब्लड सेल है इनिशियली, ये भी रेड ब्लड सेल है इनिशियली, ये भी एक रेड ब्लड सेल है जिसकी मैंने ये बाइकॉनकेव शेप बना दी और आपके सामने एक डेफिनेट जो मैंने इसकी शेप दे दी। अब होता है कि आफ्टर सम टाइम व्हेन वी पुट द सेल इन द सोल्यूशन एंड वी वेट फॉर सम टाइम, सो व्हाट विल हैपन, ये सोल्यूशन जो है बिकॉज हाइपरटोनिक, ठीक है, ये सॉरी हाइपोटोनिक है, ये सोल्यूशन हाइपोटोनिक है। इट मीन्स हाइपोटोनिक का मतलब है लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ है। यहाँ सोल्यूट की कंसंट्रेशन तो लो है, दूसरे लफ्ज़ों में वाटर पोटेंशियल साई जो W है वो क्या है, वो हाई है। मैं ये एरो से शो कर रहा हूँ हाई को। अब क्या होगा, वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड द एरिया ऑफ
lower concentration, I mean from higher water potential towards the area of lower water potential. So as we know, हम जानते हैं कि सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है, अमाउंट है वाटर की, वो कम है और बाहर वाटर का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है. तो वाटर ऑब्वियसली मूव इनसाइड द सेल. So what will happen to this cell? This cell will start increasing its size, यानी इसकी साइज़ में बढ़ना, इजाफा होना शुरू हो जाएगा. और अगर वाटर इसी तरीके से सेल के अंदर एंटर होता रहा तो ये जो एनिमल सेल है यानी रेड ब्लड सेल, ये ब्रस्ट हो जाएगा, ये फट जाएगा, क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन है ये बहुत डेलिकेट होती है और ये वाटर का जो प्रेशर है ना, जो इनसाइड डेवलप हो रहा है सेल के, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और सेल मेम्ब्रेन ब्रस्ट कर जाएगी और जिससे एनिमल सेल जो है ये मतलब डाई कर जाएगा, मर जाएगा. सिमिलरली अगर हम दूसरी तरफ हाइपरटोनिक कंडीशन की बात करें, हाइपर मीन ज़्यादा, टॉनिक मीन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट. सो यहाँ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है. सोल्यूट मीन यानी शुगर या आयंस वगैरह की, ठीक है. लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी? वाटर कंसंट्रेशन मीन वाटर पोटेंशियल. वाटर पोटेंशियल विल बी लो. दिस एरो, डाउनवर्ड एरो साइन इंडिकेट्स द लो कंसंट्रेशन, ठीक है. तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? लो होगी. इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन वाटर कंसंट्रेशन इज लो और वाटर पोटेंशियल इज लो. जब वाटर पोटेंशियल लो होगा तो ऑब्वियसली सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है और सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसमें वाटर पोटेंशियल क्या है? कम है. तो वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल लाइक दिस. तो ये एरोज आप देख रहे हैं सेल के बाहर की तरफ जो है वो डायरेक्शन शो कर रहे हैं. दैट मीन्स वाटर इज मूविंग आउट ऑफ द सेल. आउट ऑफ सेल, वाटर मूव्स आउट ऑफ सेल. तो इस तरीके से सेल क्या होगा? सेल का जो वॉल्यूम वो कम होगा और इवन सेल जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें से पानी निकल जाएगा और जो सेल की अल्टीमेट जो शेप हमारे पास आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि सेल जो है वो बिल्कुल बेचारा इस तरह मरी हुई हालत में होगा, ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर से पानी निकल चुका है. अब इक्वल कंसंट्रेशन यानी आइसो मीन सेम, टॉनिक मीन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स, यानी सेल के अंदर जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो उसके बराबर ही बिल्कुल सेल के एनवायरनमेंट में कंसंट्रेशन है. जब सेम कंसंट्रेशन होगी तो व्हाट विल हैपन? इट सेम कंसंट्रेशन मीन्स सेम वाटर पोटेंशियल लेवल ऑन बोथ साइड्स, यानी इनसाइड द सेल एंड आउट ऑफ द सेल द वाटर पोटेंशियल इज बैलेंस्ड, बराबर है. तो यहाँ देयर इज़ नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, या आप कह लें जितना वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे सेल मेम्ब्रेन के अंदर उतने ही रफ्तार से वाटर मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन को लीव भी करेंगे. तो दोनों डायरेक्शंस में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी, लेकिन देयर इज़ नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. इन दिस वे द RBC रेड ब्लड सेल इट विल रिमेन नॉर्मल साइज्ड, ये अपने नॉर्मल साइज में ही रहेगा. वेयर एज इसको भी अगर मैं ड्रॉ करूँ जो मैंने बताया, तो ये इसको इस तरीके से मैं सेल मेम्ब्रेन की जो सरफेस है उसको मैं इस तरह डॉटेड यानी कि थोड़े फासले पे ये लाइनें बना के शो कर रहा हूँ. दैट मीन्स कि मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हुई हुई है, ब्रस्ट हुई हुई है. तो स्टूडेंट ये तो है सीधा साधा इफेक्ट ऑस्मोसिस का ऑन एनिमल सेल. अब हम बात करते हैं कि ऑस्मोसिस का जो है वो प्लांट सेल्स में ऑस्मोसिस जो है वो कैसे होती है. जी स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे ऑस्मोसिस इन प्लांट सेल्स. अगर आपको याद हो कि प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल का मॉडल जो हम ड्रॉ करते हैं, ये जो बाहर आपको एक जो है वो नज़र आ रही है, ये जो वॉल टाइप मटेरियल है, ये प्लांट की जो है ये क्या है? दिस इज़ सेल वॉल. ये प्लांट की सेल वॉल है, ये ब्लैक कलर में है, ठीक है. अब इसके अंदर ये जो मैं ब्लू कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल, ठीक है. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्लांट के जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो इस तरीके से एक सेल की एक साइड पर जो है न्यूक्लियस मौजूद होता है और दरमियान में सेल के एक बहुत बड़ा वैक्यूल जो है वो होता है इस तरीके से. सो दिस इज़ नॉर्मल प्लांट सेल, जो मतलब टिपिकल प्लांट सेल कंसिडर होता है. अच्छा, अब हम इस प्लांट सेल को थोड़ा सा देखते हैं एक डिफरेंट एंगल से. लेट्स सपोज दिस इज़ द सेल वॉल, ठीक है. अब मैं इसको थोड़ा थिक करता हूँ बिकॉज सेल वॉल आपको पता है एक रिजिड स्ट्रक्चर है और ये थोड़ी सेल मेम्ब्रेन से थिक होती है, इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द सेल वॉल. तो अब ये देख रहे हैं ये सेल वॉल मैंने थोड़ी सी थिक करके जो है वो बनाई, ठीक है.
ले जी, ये हमारे पास एक प्लांट सेल, टिपिकल प्लांट सेल आ गया विद सेल वॉल विद ब्लैक कलर, ठीक है। नाउ मैं इसके अंदर जो है वो यहाँ ड्रॉ करना चाहता हूँ इसकी मेम्ब्रेन को। सो लेट सपोज ये जो ब्लू कलर है ये मेम्ब्रेन को शो करता है, ठीक है। ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब हम यहाँ से आगे बात करते हैं। यहाँ एक न्यूक्लियस है और उसके बाद जो है जी ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है, और यहाँ एक बड़ा वैक्यूल। अब मैं वैक्यूल को ड्रॉ नहीं करता हूँ, ठीक है, मुझे कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, कुछ चीज़ें समझानी है, तो उसके लिए वैक्यूल अभी मैं ड्रॉ नहीं करता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब आप देखते हैं इसको जी। तो सबसे पहले देखें, हम बात कर रहे हैं कि ऑस्मोसिस इन प्लांट सेल। अब वही चीज़ कंडीशन अपने माइंड में रखते हैं जिस तरीके से हमने एनिमल सेल को पढ़ा कि ये हमारे पास एक फ़र्ज़ करें ये कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर जो है एक सोल्यूशन पड़ा हुआ है, ठीक है। लेट सपोज हम फर्स्ट जो है 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन की। हाइपोटोनिक सोल्यूशन की हाइपोटोनिक सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है कि जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और सोल्यूट कंटेंट वाटर की निस्बत बहुत कम होता है, यानी कि एक डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब ये एक पतला यानी डाइल्यूट सोल्यूशन है। DIL स्टैंड्स फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन और SOL फॉर सोल्यूशन। एक डाइल्यूट सोल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब ये हाइपोटोनिक या डाइल्यूट सोल्यूशन मीन्स कि इस सोल्यूशन के अंदर जो उसका वाटर पोटेंशियल है ना, वो वाटर पोटेंशियल ऑफ द सोल्यूशन इज़ मोर, ये एरो का मतलब है मोर यानी ज़्यादा, ठीक है, एज कंपेयर टू द सोल्यूशन इनसाइड द सेल। अब सेल के अंदर के सोल्यूशन को हम जनरली साइटोप्लाज्म बोलते हैं, यानी साइटोप्लाज्म की जो केमिस्ट्री है, यानी इसके अंदर जो सोल्यूशन है वो उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो लो है, ठीक है, लोअर है, जबकि वाटर पोटेंशियल आउटसाइड द एनवायरनमेंट ऑफ द सेल उसमें क्या है, ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, हमने पढ़ा है कि ऑस्मोसिस है, वाटर हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर की तरफ खुद ब खुद मूव करता है विदाउट द एजेंसी ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। तो मैं यहाँ एक और कलर यूज़ करते हुए, लेट सपोज मैं यहाँ ये ग्रीन कलर यूज़ करता हूँ। ये देखिए, ये वाटर मूव कर रहा है इनसाइड द सेल। दिस इज एंड ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस, अगर सेल के अंदर वाटर मूव करे तो इसको एंड ऑस्मोसिस बोलते हैं, और अगर सेल से वाटर बाहर निकले तो इसको एक्सऑस्मोसिस बोलते हैं। सो एंड ऑस्मोसिस हुई इन हाइपोटोनिक कंडीशन। जब एंड ऑस्मोसिस होती है तब क्या होता है, हमने देखा कि जो एनिमल सेल है, चूंकि उसके गिर्द कोई सेल वॉल नहीं है, सिर्फ डेलिकेट सेल मेम्ब्रेन होती है, तो हाइपोटोनिक कंडीशंस में एनिमल सेल जो है वो ब्रस्ट कर जाता है। वेयर एज व्हाट हैपेंड टू द प्लांट सेल, प्लांट सेल ब्रस्ट नहीं करता, प्लांट सेल में ब्रस्टिंग नहीं होती। क्या रीज़न है उसके पीछे? इसके पीछे रीज़न ये है कि ऑल्दो इट कंटेन अ डेलिकेट सेल मेम्ब्रेन, बट दिस सेल मेम्ब्रेन इज कवर्ड विद एन एडिशनल लेयर ऑफ सेल वॉल। ये जो सेल वॉल है ना, इट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक एंड रिजिड स्ट्रक्चर। क्या होता है, अगर मैं सेपरेटली यहाँ एक और सेल बनाऊँ समझाने के लिए, इसको भी हम नहीं छेड़ते, ये देखें, ये सेल वॉल है, मैं इसको थिक भी नहीं करता हूँ, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है जब वाटर सेल के अंदर एंटर होगा हर तरफ से, यानी एंड ऑस्मोसिस होगी, तो क्या होगा, सेल का साइज बढ़ेगा, सेल मेम्ब्रेन एक्सपैंड करेगी, इस तरीके से एक्सपैंड करेगी। जब सेल मेम्ब्रेन एक्सपैंड करेगी तो अल्टीमेटली जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल के ऊपर प्रेशर लगाना शुरू कर देगी, यानी बिल्कुल सेल वॉल के साथ जो है वो जा कर के लग जाएगी ऐसे। और अभी और पानी सेल के अंदर एंटर हो रहा है और वाटर एंटर हो रहा है, तो अगेन सेल मेम्ब्रेन ऐसे एक्सपैंड करेगी, लेकिन सेल मेम्ब्रेन फर्दर एक्सपैंड नहीं करेगी क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के साथ जाकर के लग गई है। अब सेल वॉल जो है ये इलास्टिक तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा इलास्टिक नहीं है, बहुत थोड़ी सी मामूली सी इलास्टिक, यानी कि थोड़ा सा पानी एंटर हुआ, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एंटर हुई सेल के अंदर, और सेल मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ी सी अपनी इलास्टिसिटी की वजह से थोड़ी सी एक्सपैंड हुई, लेकिन फर्दर एक्सपैंड नहीं हुई। अब होता क्या है, जब किसी भी क्लोज्ड कंटेनर के अंदर जो मौजूद लिक्विड या गैस है, ठीक है,
वो अगर ज़्यादा अमाउंट उसकी हो तो वो उस कंटेनर की दीवारों पर एक प्रेशर लगाता है, ठीक है। तो ये जो मैंने इसको ब्लू कलर में शो किया, ये जो है वाटर मॉलिक्यूल का प्रेशर है जो लग रहा है प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन पर, या दूसरे लफ्ज़ों में सेल वॉल के ऊपर डायरेक्ट। अब सेल वॉल जो है वो इस प्रेशर की वजह से ऐसे एक्सपैंड करेगी, लेकिन जब सेल वॉल एक्सपैंड करेगी ना तो सेल वॉल इस एक्सपेंशन को रेजिस्ट भी करेगी। यानी ये नहीं है कि सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल जो है वो ऐसे फैलती जाएगी और सेल इतना बड़ा 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 ऐसे होता जाएगा, नहीं। इन रिटर्न सेल वॉल भी एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टेंट फोर्स लगाएगी, एक रेजिस्टेंट प्रेशर लगाएगी जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जितना ये प्रेशर इनसाइड द सेल वॉल जो है, जो कि वाटर की वजह से है, जिसे वाटर पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है, जितना वाटर पोटेंशियल जो है ये ज़्यादा होता जाएगा, उसी हिसाब से जो सेल वॉल रिटर्न में ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगा रही है वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। इनिशियली वाटर पोटेंशियल कम तो वो वाला प्रेशर भी कम, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये प्रेशर, दोनों तरफ का प्रेशर इस तरीके से एडजस्ट होगा कि वाटर पोटेंशियल जो है ये बराबर हो जाएगा सेल वॉल का जो प्रेशर है, ठीक है, सेल वॉल का प्रेशर, ये दोनों प्रेशर जो है वो बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। और इसको हम ऐसे देखते हैं, लेट सपोज ये हमारे पास एक सेल है, तो ये वाटर का प्रेशर जो है मैं इसकी तमाम दीवारों पर दिखा रहा हूँ, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ देखें, ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही प्रेशर जो है वो वॉल जो है वो वापस लगा रही है वाटर के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अगर देखें ना, अगर एक तरफ का प्रेशर बढ़ जाए, लाइक अगर वाटर का प्रेशर इस वॉल के प्रेशर से ज़्यादा हो जाए, तो फिर वाटर जो है वो एक्सपैंड करेगा और वॉल को फाड़ देगा। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है, प्लांट सेल जो है वो फटते नहीं हैं, टाइट हो जाते हैं, और उस टाइटनेस को बोलते हैं टर्जिड होना, टर्जिड, ठीक है। तो प्लांट सेल टर्जिड हो जाता है लेकिन ब्रस्ट नहीं करता, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों प्रेशर हो गए मैनेज। This is what we call osmosis in plants, and the first condition is hypotonic environment या solution, ठीक है। अब हम मूव करते हैं, अगर कंडीशन इसके रिवर्स हो then what will happen, यानी अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन की बजाय हाइपरटोनिक सोल्यूशन यूज़ करें, मैं अब यहाँ इसको हाइपो को हाइपर करने लगा हूँ, यानी बिल्कुल रिवर्स बात करने लगे हैं। हाइपरटोनिक मीन्स कि सेल के जो बाहर का एनवायरनमेंट है मोर कंसंट्रेटेड है। मोर कंसंट्रेटेड मीन लोअर वाटर पोटेंशियल, पहले हायर था वाटर पोटेंशियल, अब वाटर पोटेंशियल लो होगा, और इनसाइड में जो वाटर पोटेंशियल वो क्या होगा, हाई होगा। सो हाई एंड लो। अब क्या होगा, अब जो हमने देखा ना एंडोस्मोसिस, अब एंडोस्मोसिस नहीं होगी क्योंकि सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है और बाहर एनवायरनमेंट में कम है, तो वाटर बाहर से अंदर से बाहर आएगा, यानी सेल के अंदर ज़्यादा वाटर पोटेंशियल से सेल के बाहर कम वाटर पोटेंशियल की तरफ आएगा। तो इसके लिए फिर एंडोस्मोसिस नहीं होगी बल्कि क्या होगी, एक्सऑस्मोसिस, एक्सऑस्मोसिस, ठीक है। तो लेट सपोज हम इसी से बात करते हैं कि एक फुली टर्जिड सेल है जिसको हमने पहले एंडोस्मोसिस करके उसको ऐसे बड़ा टर्जिड कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ही हम सेल, एक टर्जिड सेल को हम प्लेस करेंगे एक वेरी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर जिसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स होगी, तो क्या होगा, सेल से जो वाटर है वो बाहर आने लगेगा, ठीक है, सेल से वाटर बाहर आने लगेगा। जब सेल से वाटर बाहर आने लगेगा तो सेल वॉल जो ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगा रही है वो प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और फिर क्या होगा, सेल वॉल जो है वो जो पहले बहुत टाइट हुई थी वो लूज़ होना शुरू हो जाएगी, और उसके नीचे जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता लूज़ होना शुरू हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज़ कम होना शुरू हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल को छोड़ना शुरू कर देगी और श्रिंक होना शुरू हो जाएगा सेल। अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि जब जो है वो जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल को काफ़ी छोड़ चुकी होगी, लाइक दिस। आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी छोड़ चुकी है। अच्छा, बुक में एक तस्वीर इस तरीके से बनाई है, फर्ज करें ये सेल वॉल है, ठीक है,
सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है। कहीं कहीं सेल वॉल के ऊपर प्रेशर लगा रही है और कहीं कहीं इस तरीके से जुदा है, ठीक है। सो आप देखें यहाँ ये प्रेशर है, यहाँ है, लेकिन यहाँ से ये डिटैच हो चुकी है, यानी ये खाली जगह है यहाँ, ठीक है। दिस इज सेल वॉल, दिस इज सेल एंड बिटवीन जो है एक खाली जगह है। तो इस सूरत हाल में जब सेल जो है फुली टर्जिड ना हो, ना ही फुली जो है वो फ्लैसिड हो यानी श्रिंक्ड हो, तो उस वक्त जो है एक कंडीशन आती है कि जिसको हम बोलते हैं इंसिपिएंट पॉइंट, ठीक है। इंसिपिएंट पॉइंट बताने से पहले स्टूडेंट ये बात गौर से सुनिएगा, जब सेल के अंदर से फुली वाटर बाहर निकल जाता है ना, तो प्लांट सेल जो है ना वो एनिमल सेल की तरह बिल्कुल ऐसे जो है वो श्रिंक नहीं हो जाता, क्योंकि उसके गिर्द एक रिजिड सेल वॉल मौजूद है। ये सेल वॉल थोड़ी बहुत जो है ना वो लचक दिखाती है। लाइक अगर ये ऐसे है ना, लाइक मैं यहाँ इसको बनाता हूँ दोबारा से, देखें। लेट सपोज हमारे पास फ़र्ज़ करें ये जब फ्लैसिड सेल था तो ये इस तरीके से टर्जिड सेल था, इस तरीके से, दैट इज टर्जिड सेल, ठीक है। लेकिन आफ्टर एक्सोस्मोसिस, पानी के बाहर निकलने के बाद ये सेल जो है ये क्या हो गया, ये इस तरीके से हो गया। अब देख रहे हैं ये इस सेल में और इस सेल में क्या फ़र्क है, ठीक है। इसकी सेल वॉल ऐसे बाहर को उभरी हुई है पानी की ज़्यादा मिकदार होने की वजह से, जबकि इसकी सेल जो है वो ऐसे पिचकी हुई है, थोड़ी सी फ्लैसिड है, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। अब इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, अगर हम उसकी बात करें यानी सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से इकट्ठी हुई पड़ी है, ठीक है। इस कंडीशन में जो प्लांट सेल है यानी हाइपर टॉनिक एनवायरनमेंट, जो प्लांट सेल है ना वो बिल्कुल कोलैप्स तो नहीं करता, लेकिन उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाती है, ठीक है। सेल का ओरिजिनल वॉल्यूम तो रहता है, लेकिन उसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ऐसे सिकुड़ जाती है कम्प्लीटली, लाइक दिस, ठीक है। जब ये सिकुड़ जाती है तो अब हम इस प्लांट सेल को बोलते हैं कि ये प्लाज्मोलाइज्ड हो गया है, प्लाज्मोलाइज्ड, जी, प्लाज्मोलाइज्ड। अच्छा, एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल को दोबारा हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में दोबारा रख देना डिस्टिल वाटर में, लेट सपोज रखते हैं, तो प्लाज्मोलाइज्ड जो सेल है वो दोबारा फिर से अपनी ओरिजिनल टर्जिड हालत में आ जाता है। तो इसमें इसको कहते हैं डीप्लाज्मोलाइज्ड। कैसे बोलते हैं? डीप्लाज्मोलाइज्ड। दूसरी बात, अच्छा, एक ऐसा पॉइंट मैंने जैसे बताया इंसिपिएंट पॉइंट, ये क्या होता है, ये काबिल गौर है। इंसिपिएंट पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट वेयर अ सेल is just about to plasmolized, यानी where a cell start to plasmolized, that point is known as incipient point, ठीक है। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां सेल जो है वो बस प्लाज्मोलाइज्ड होने ही वाला है, यानी सेल वॉल को सेल मेम्ब्रेन जस्ट अभी छोड़ने ही वाली है, जैसे कि यहां देख लें, ठीक है, छोड़ने ही वाली है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इंसिपिएंट पॉइंट। इसको बोलते हैं इंसिपिएंट पॉइंट, यानी ऐसा पॉइंट जहां प्लाज्मोलाइसिस जो है होने ही वाली है, उससे जो पहला पॉइंट आएगा ना उसे हम बोलेंगे इंसिपिएंट पॉइंट। और ये इंसिपिएंट पॉइंट जो होता है ये फुली टर्जिड सेल और फुली प्लाज्मोलाइज्ड सेल के दरमियान का ये पॉइंट है। ये बात आप लोगों ने समझनी है। तो स्टूडेंट, ये तो था हमारे पास जो है ऑस्मोसिस इन प्लांट सेल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ आया होगा।